हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है उसमें आज का हमारा टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव देख लेते हैं क्या था। तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1940 को इसकी घोषणा की गई थी और उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को इसकी घोषणा की गई थी। तो भारतीय इतिहास में 2 बार अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव का नाम आता है। तो अगस्त घोषणा अलग है, अगस्त प्रस्ताव अलग चीज़ है। अगस्त घोषणा जो है वो अगस्त 1917 में आई थी और जब 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था तो उसके संबंध में जो घोषणा हुई थी वो अगस्त घोषणा थी, जबकि अगस्त प्रस्ताव का अगस्त घोषणा से कोई संबंध नहीं है। अगस्त प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1940 में आता है। तो ये क्या था ये हम देखने जा रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। तो 1939 की बात है जब कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है और सुभाष चंद्र बोस ने इसमें पट्टाभी सीतारमैया को हराया था और पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो गांधी जी ने इन्हें खड़ा किया था और पट्टाभी सीतारमैया की हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार इसमें स्वीकार किया था। इसके बाद जब त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत लेते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं तो उन्हें कांग्रेस की कार्यकारी कमेटी का जो समर्थन है वो प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि मोस्टली जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं वो गांधी समर्थक होते हैं। तो इसके बाद मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। अब बात करते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की, जो सितंबर 1939 से शुरू होता है और सितंबर 1945 में ख़त्म होता है। तो इस बीच 2 शक्तियां मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र आपस में भिड़ जाती हैं। तो मित्र राष्ट्रों में नाम आता है ब्रिटेन का और फ्रांस का, जबकि धुरी राष्ट्रों में नाम आता है जर्मनी, जापान और इटली का। उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे वो थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के पीएम थे, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वो क्लीमेंशु थे। जर्मनी में हिटलर का शासन था और हिटलर नाज़ीवाद का समर्थक था। तो नाज़ीवाद चलता था जर्मनी में और हिटलर था वहाँ का शासक। इटली का शासक मुसोलिनी था और इटली में जो है वो फासिस्टवाद चलता था और जापान में सैन्य तानाशाही का शासन था उस समय। तो इटली में है मुसोलिनी फासिस्टवाद, जर्मनी में है हिटलर जो नाज़ीवाद, फासिस्टवाद इटली का है और नाज़ीवाद का हिटलर जर्मनी का है। फ्रांस में क्लीमेंशु राष्ट्रपति हैं और ब्रिटेन में चर्चिल। तो यहाँ मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों को हमने देखा, इनके बीच जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध होता है। दूसरी तरफ 2 सिरों के बीच खड़े थे यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए यानी कि अमेरिका जो पूंजीवादी देश था और यूएसएसआर यानी कि जो रूस था, सोवियत संघ रूस। तो सोवियत संघ रूस जो है वो साम्यवादी था। साम्यवादी देश सोवियत संघ रूस का जो राष्ट्रपति था वो स्टालिन था और जो अमेरिका था पूंजीवादी देश, उसके राष्ट्रपति उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस वक्त। तो हुआ क्या था द्वितीय विश्व युद्ध में कि भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, ये हम जानते हैं। उस समय जो वायसराय था भारत में वो लॉर्ड लिनलिथगो था जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता थे भारत में वो जवाहरलाल नेहरू थे और मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना थे और वामपंथी आंदोलन उसी वक्त चल रहा था। आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में वामपंथी आंदोलन के बारे में जिक्र किया है। तो यूएसएसआर, सपोज ये यूएसएसआर है रशिया। तो जो सेकंड वर्ल्ड वार का कारण है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही छुपा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो पेरिस की संधि और वर्साइल की संधि हुई थी। तो पेरिस की संधि और वर्साइल की संधि में जर्मनी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था। तो जर्मनी अपना बदला लेना चाहता था। तो यही कुछ कारण थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो छुपे थे, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बने। जर्मनी ने ब्रिटेन फ्रांस पर हमला किया, जबकि कहा यह था वो पहले यूएसएसआर पर पहले हमला करेगा। तो लेकिन ऐसा किया नहीं, यूएसएसआर पर पहले हमला करेगा ऐसा कहा था, लेकिन
सबसे पहले हमला ब्रिटेन और फ्रांस पर किया, तत्पश्चात यूएसएसआर पर हमला लगभग 2 साल बाद किया था। तो जब यूएसएसआर पर 2 साल बाद हमला किया तो इससे यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब साथ आ गए, क्योंकि जर्मनी पहले से ब्रिटेन और फ्रांस पर हमला कर चुका था। और इसके बाद उसने 2 साल बाद लगभग जब यूएसएसआर पर हमला किया तो उससे क्या होता है कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब देश साथ साथ आ गए थे। तो भारतीय साम्यवादियों ने भी इस आधार पर ब्रिटेन का समर्थन राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में किया, क्योंकि जब रूस, रशिया से ही संचालित होता था भारत का जो साम्यवादी आंदोलन है वो हमने देखा था। तो जब रशिया, यूएसएसआर जो है वो ब्रिटेन के साथ आ गया तो जाहिर सी बात है भारत के जो साम्यवादी नेता थे, जो वामपंथी आंदोलन से प्रभावित थे, तो वो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में ब्रिटेन का जो है विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि रशिया ब्रिटेन के साथ आ गया था। परंतु यूएसएसआर में क्या हुआ था कि बिना पूछे यूएसएसआर से पूछा ही नहीं और यूएसए ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया था। तो जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया और यूएसएसआर की ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया था, तो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच तब से ही शीत युद्ध का जन्म हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में हमने देखा कि 2 जो बड़ी शक्तियां थी वो यूएसएसआर और यूएसए थी। जो यूएसएसआर थी वो साम्यवादी शक्ति थी और यूएसए जो थी वो पूंजीवादी राष्ट्र था। दोनों के बीच शीत युद्ध का कारण बनता है यूएसए का जापान पर हमला करना। तो यूएसए ने जापान पर बिना पूछे यूएसएसआर की कोई भी सलाह नहीं ली और कुछ भी नहीं, बिना बताए यूएसए ने जब जापान पर परमाणु हमला किया था, तो यूएसएसआर को समझ में आ गया था कि ये अमेरिका यूएसएसआर को एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दे रहा है, अपनी शक्ति दिखा रहा है। तो हम बात कर रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में यानी कि फासिस्ट शक्तियों में इटली आता है। तो धुरी राष्ट्र यानी कि फासिस्ट शक्तियों ने यूरोप के कुछ देशों पर नियंत्रण कर लिया है। तो हमें मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय सेना को शामिल करना होगा। तो भारतीय सेना को इससे रवाना किया और कांग्रेस से बिना पूछे ही भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए रवाना किया गया। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो जो उस समय वायसराय था उसके द्वारा ये घोषणा की गई थी। तो इससे भारत के जो कांग्रेसी नेता हैं वो जाहिर सी बात है वो नाराज़ होंगे, क्योंकि भारतीयों के बिना सलाह लिए ही भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था ब्रिटेन द्वारा और वायसराय लिनलिथगो द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी। तो कांग्रेस से बिना पूछे जब ये कहा गया, और कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने उस समय एक उक्ति कही थी कि एक गुलाम दूसरे गुलाम को क्या आज़ाद कराएगा। जब आपने हमें खुद गुलाम बना रखा है, तो इंडिया खुद एक गुलाम था। और जब फासिस्ट शक्तियों ने यूरोप के कुछ देशों पर नियंत्रण कर लिया तो हम क्या उन्हें छुड़ाएंगे, जब हम खुद एक गुलाम हैं, हम खुद आपके एक गुलाम हैं। तो प्रांतीय सरकारों ने इससे एक इस्तीफ़ा दे दिया था। आपने जब प्रांतीय इलेक्शन देखा थे, प्रांतीय चुनाव 1937 के जब प्रांतीय चुनाव देखे थे, तो उसमें एक टॉपिक पड़ा था कि जो कांग्रेस की सरकार बनती है 8 प्रांतों में, तो उसने 28 माह तक शासन किया था। 28 माह के बाद उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इस्तीफ़ा देने का कारण यही दिखाई देता है कि प्रांतीय सरकारों ने इसी से रुष्ट होकर कि भारतीय सेना को हमसे बिना पूछे ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया है, तो हमारा कोई वर्चस्व है या नहीं है, हमारे देश में हमारी चलेगी या नहीं चलेगी। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन जो है, वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में रामगढ़ में होता है, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की जाती है। तो इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार सत्ता हमारे हाथों में सौंप दे ताकि सक्रियता के साथ ब्रिटेन का साथ दे सकें। तो ये एक मौका के रूप में देखा कि अगर ब्रिटिश सरकार सत्ता हमारे हाथों में सौंप दे, जिससे कि हम सक्रियता के साथ ब्रिटेन का साथ दे सकें, हम ब्रिटेन का साथ भी देंगे और इससे हमारे हित में भी होगा कि सरकार हमारे हाथ में आ जाएगी, सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, तो हम ब्रिटेन का साथ देने में हमें कोई हानि नहीं है। 1940 का उसी समय मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू होता है, ये हमने देख लिया था। तो इसी बीच 1939 से पहले अभी तक जो हम देखते आए थे, तो जो भी वार्ता होती थी वो कांग्रेस और ब्रिटेन के बीच होती थी भारत को लेकर, क्योंकि उस समय कांग्रेस जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी थी और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी एक तरह से कांग्रेस। लेकिन 1939 के बाद अब जो देखा गया, जो वार्ता थी वो त्रिकोणीय वार्ता में बदल गई। त्रिकोणीय वार्ता शुरू हो गई थी 1939 के बाद। 1939 के बाद जो भी वार्ता होती थी वो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश के बीच होती थी।
अब ब्रिटेन जो था, ब्रिटिश जो था, वो युद्ध जीतना चाहता था, और युद्ध तभी जीत पाएगा जब ब्रिटेन के जो भी उपनिवेश हैं वो उसका सहयोग करेंगे और उपनिवेशों में शांति बनी रहेगी। तो इसी शांति को बनाए रखने के लिए अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था, जिसकी घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा की गई थी। अगस्त प्रस्ताव आखिर वास्तविकता, अगर अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 की अगर वास्तविकता देखी जाए तो कारण ये था कि जो ब्रिटेन की यानी कि अंग्रेजी सरकार की जो सेना थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में रवाना कर दी गई थी। तो अगर भारत में कोई आंदोलन होता है तो उसको दबाएगा कौन, यानी कि भारतीय आंदोलन को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर कोई अब आंदोलन, बड़ा आंदोलन होता है तो वो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज़ों के पास सेना ही नहीं है। तो भारतीय आंदोलन को दबाने के लिए एक तरह से अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। तो अगर हम अगस्त प्रस्ताव को सही से देखें, 8 अगस्त 1940 को जो घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा की गई थी, तो ये अगस्त प्रस्ताव एक तरह से भारत का सहयोग बनाए रखने के लिए और भारत में शांति बनाए रखने के लिए अगस्त प्रस्ताव जो है इसकी घोषणा की गई थी। और अगस्त प्रस्ताव जो है वो आंदोलन, कोई बड़ा आंदोलन ना होने पाए, इसके लिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, भारतीयों का ध्यान भटकाने के लिए एक तरह से। इसमें अगस्त प्रस्ताव ने जो 4 महत्वपूर्ण बिंदु सामने हमें दिखाई देते हैं कि ब्रिटिश सरकार का जो लक्ष्य है वो भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना है। जबकि हम देख चुके थे 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो नेहरू रिपोर्ट में भी डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, और जिसको 1939 के लाहौर अधिवेशन में साफ साफ रद्द कर दिया गया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस का नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। तो जब 1939 में 1929 के लाहौर अधिवेशन में जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसी में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा तो बिल्कुल मना कर दिया गया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो अब अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने का क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं ये ध्यान भटकाने के लिए ये कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार का जो लक्ष्य है वो भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना है, यानी कि कुछ नहीं से कुछ। उसके बाद प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो संविधान को तैयार करेगी। अब प्रतिनिधित्वपूर्ण का मतलब ये है कि भारतीयों से मिलकर ही एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो संविधान को तैयार करेगी, ये कहा गया था दूसरे पॉइंट में। फिर इसके और पॉइंट्स हैं, जैसे कि वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया जाएगा कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों को शामिल कर विस्तार किया जाएगा। कानून निर्माण के लिए अल्पसंख्यकों की सहमति आवश्यक होगी कि जो भी कानून निर्माण किया जाएगा उसमें अल्पसंख्यकों को ज़रूर सहमति देनी आवश्यक होगी, यानी कि अल्पसंख्यकों को एक तरह से वीटो पावर देने की बात कही गई थी। और ये युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। अब युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना को लेकर भी एक संदेह था कि जब युद्ध में आपने हमें शामिल कर ही लिया है तो अब युद्ध सलाहकार परिषद का क्या अर्थ है कि अब हम क्या सलाह देंगे, आपने खुद ही शामिल कर लिया गया। और लास्ट में फिर ये भी कहा गया जितनी भी जो शर्तें हैं हमने देखी, अगस्त प्रस्ताव के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो तभी लागू होंगे जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ समझ में आ गया था कि शर्तें कब लागू होंगी, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है ब्रिटिश की जो सरकार थी वो युद्ध चलने तक एक तरह से शांति बनाए रखना चाहती थी। अब ये जितनी भी शर्तें हैं वो युद्ध समाप्त होने पर ही लागू होंगी, यानी कि सीधी सी बात है, युद्ध समाप्त होगा तब तक आप भारतीयों से ये अपील की गई थी आप शांत बने रहो। तो भारतीय क्यों इस अगस्त प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर पाए? क्योंकि सबसे पहले तो पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। जब भारतीयों ने 1939 के लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने जो है वो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी, तो अब डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी वो पहले ही रद्द हो चुकी थी। तो यहाँ भारतीय रुष्ट थे। दूसरी बात, युद्ध से पहले ही संविधान का निर्माण किया जाए। जो दूसरा पॉइंट यहाँ कहा गया था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, वो आखिर युद्ध के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी से शुरू हो सकता है वो, तो उसमें तो सिविलियंस का काम है, कौन सी सेना जाएगी। तो संविधान का निर्माण युद्ध से पहले किया जाए। संविधान जो सभा का गठन है वो। सलाहकार परिषद का क्या अर्थ है कि जो सलाहकार परिषद की स्थापना की बात कही गई है, तो सलाह क्या हम लोग देंगे, हम खुद आपके गुलाम हैं। दूसरी, हिंदू मुस्लिम में जो फूट डली थी, तो यहाँ
सीधी सी हम देख सकते हैं, अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश त्रिकोणीय वार्ता शुरू हुई थी। और पहले से जो फूट थी वो एक तरह से मुस्लिम और हिंदू के बीच बढ़ गई थी। दूसरी चीज़, मुस्लिम लीग जो है वो उन्हें कुछ बिंदु अच्छे लगे थे, जैसे अल्पसंख्यक का बिंदु। अल्पसंख्यक की बात कही गई थी कि कानून का निर्माण तभी किया जाएगा जब अल्पसंख्यक अपनी सहमति देंगे। एक तरह से वीटो पावर दी गई थी, तो मुस्लिमों को तो ये पक्ष में था, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग जो है वो इसको स्वीकार नहीं कर पाई, क्योंकि 1940 में कल जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव पहले ही पारित कर चुकी थी, तो इससे कम पे अब बात नहीं बनेगी। तो हम द्वितीय विश्व युद्ध पे आ जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से कुछ क्वेश्चंस हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी, जो कैसी थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करेंगे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने साफ कह दिया था कि अगर पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलेगा तभी हम ब्रिटेन को सहयोग करेंगे। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों का क्या सहयोग किया था? नहीं, साफ मना कर दिया था कि जब तक हमें पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम ब्रिटेन का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों कथन असत्य हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। सही बात है ये। और कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। तो ये बात सही है। जब वायसराय ने लिनलिथगो ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया था और भारतीय सेना को शामिल करने की बात कही थी और शामिल कर ही लिया था, एक तरह से रवाना कर दिया था, तो इसको स्वीकार नहीं किया था कांग्रेस ने। तो दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या भी है एक ही, क्योंकि इसी बात के पीछे त्यागपत्र दिया गया था। द्वितीय महायुद्ध समाप्त कब हुआ था? तो 1945 में समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ से हमने देख लिया था मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन और फ्रांस थे और ध्रुवीय राष्ट्रों में थे जर्मनी, जापान, इटली। इटली में फांसीवाद चलता था और जर्मनी में नाजीवाद। नाजीवाद में जो जर्मनी का सबसे बड़ा शासक था वो हिटलर था और इटली में मुसोलिनी का शासन चलता था। ब्रिटेन के पीएम चर्चिल थे और फ्रांस के क्लीमेंशु राष्ट्रपति थे। तो अगला टॉपिक जो है वो हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय, टेक केयर।